एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्ट 4। पिछले 3 वीडियोस में हमने बेसिकली पोल्यूशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, देन फंक्शंस ऑफ द एनवायरनमेंट, सो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। हमने ये भी डिस्कस किया है कि पोल्यूशन जो है वो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन इंडस्ट्रियल से होता है, व्हीकल से होता है, इवन घरों में जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं मिक्सर ग्राइंडर वगैरह, उनसे भी पोल्यूशन होता है। देन हम लोगों ने डिस्कस किया है एयर, वाटर, नॉइस पोल्यूशन के अलावा द एक्सप्लॉयटेशन, जैसे डिफॉरेस्टेशन, जैसे हम लोगों ने वी फर्दर डिस्कस डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। सो इन फैक्टर्स को हमने डिस्कस किया है। पार्ट 4 में एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्ट 4 में हम लैंड डिग्रेडेशन के आगे कुछ मूवमेंट्स चली थी जिसमें लैंड डिग्रेडेशन को बचाया गया था, जिसमें डिफॉरेस्टेशन को प्राइमरीली बचाया गया था चिपको मूवमेंट के थ्रू। सो चिपको मूवमेंट क्या थी? चिपको मूवमेंट एक नॉन वायलेंट इकोलॉजिकल प्रोटेस्ट मूवमेंट थी इंडिया में, दैट बिगैन इन 70s। इसका पर्पस था टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट फ्रॉम कमर्शियल लॉगिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, ताकि लोग पेड़ ना काटें और उसको कमर्शियल यूज़ ना करें। इस कारण से एक मुहिम चलाई गई थी जिसको चिपको मूवमेंट कहते थे। इस मुहिम में लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, हक करते थे पेड़ों को, ताकि कोई इनको काट ना पाए। सो इस मूवमेंट का नाम क्या था? द मूवमेंट्स नेम अक्रॉस फ्रॉम द हिंदू वर्ल्ड चिपको, राइट? सो विच मीन्स टू हग और टू एम्ब्रेस, राइट? इस तरह से ना वुमेन वो हक करती थी एक पेड़ को। सो बहुत सारे जो वुमेन थी, मेल फीमेल जो भी लोग थे, वो पेड़ों को हक करके खड़े हो गए थे। देयर गोल वॉज द मूवमेंट्स गोल वर टू प्रोटेक्ट द ट्रीज एंड फॉरेस्ट फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन से बचाने के लिए, एंड टू स्टॉप द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर लॉगिंग एंड कमर्शियल डेवलपमेंट। लॉगिंग और कमर्शियल डेवलपमेंट को रोकने के लिए, डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए, फॉरेस्ट क्लियर काटे ना पेड़ फॉरेस्ट में से, इसको रोकने के लिए चिपको मूवमेंट शुरू किया गया था। इसका ओरिजिन हुआ था, ओरिजिनेटेड इन द हिमालयन फुट हिल्स ऑफ उत्तराखंड 1973 में। जो प्रोटेस्टर्स थे ना, उनके टैक्टिक्स क्या थे? प्रोटेस्टर्स वुड लिटरली हग द ट्रीज। वो ट्रीज को गले लगा लेते थे एक तरह से, राइट? वो अपनी आर्म्स को ट्रीज के आसपास फैला लेते थे टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कट डाउन, ताकि कोई उनको काट ना पाए। इंस्पिरेशन क्या हुआ? द मूवमेंट वॉज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधीज मेथड ऑफ सत्याग्रह। नॉन वायलेंट का जो महात्मा गांधी का मूवमेंट था, वहाँ से ये मूवमेंट चला था, जिसमें सत्याग्रह बोलते थे। महात्मा गांधी जो सत्याग्रह करते थे ना, नॉन वायलेंट मूवमेंट, उसी के बेस पे ये मूवमेंट शुरू हुआ था। इसमें वुमेन का रोल क्या था? वुमेन प्लेड अन प्रोमिनेंट रोल। इस पूरी चिपको मूवमेंट में वुमेन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बहुत ही प्रोमिनेंट रोल था उनका इस पूरी मूवमेंट में, राइट? चाहे वो प्रोटेस्ट हो या बाकी सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसका रिजल्ट क्या हुआ? आउटकम क्या आया? 1980 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने बैन कर दिया फेलिंग ऑफ ट्रीज इन द हिमालयन रीजन फॉर 15 ईयर्स। इस मूवमेंट पेव द वे फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। इसके बाद ही बनना शुरू हुआ। इसका स्लोगन क्या था? द मूवमेंट्स फेमस स्लोगन वॉज व्हाट डू द फॉरेस्ट बियर आर द बेसिक्स ऑफ लाइफ, राइट? सो दिस वॉज ऑल अबाउट चिपको मूवमेंट। ये हिमालयन में था। एक मूवमेंट थी एपिको, ये मूवमेंट साउथ में थी, राइट? सो एपिको मूवमेंट वॉज अ नॉन वायलेंट एनवायरमेंट कैंपेन इन कर्नाटका। साउथ की मूवमेंट है ये। इंडिया दैट टुक प्लेस फ्रॉम 1983 से लेके 1990 तक। मूवमेंट्स गोल क्या थे? टू प्रिवेंट द डिफॉरेस्टेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टीक प्लांटेशंस इन दी वेस्टर्न घाट्स में। मूवमेंट वॉज इंस्पायर्ड बाय चिपको मूवमेंट विच टुक प्लेस इन 1970 इन दी गढ़वाल हिमालयन रीजन ऑफ उत्तराखंड। सो द वर्ड एपिको इज कन्नड़ फॉर हगिंग। पेड़ों को ये भी हग करते थे, उसको एपिको बोलते हैं कन्नड़ भाषा में, कर्नाटका। इनका लीडर, द मूवमेंट वॉज लेड बाय एनवायरमेंटलिस्ट पंदुरंग हेगड़े, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय सुंदरलाल बहुगुणा। इनकी एक्टिविटीज़ क्या थी? द मूवमेंट इन्वॉल्व नॉन वायलेंट एक्शंस जैसे ट्री हगिंग, सिट इन्स, प्ले, म्यूजिक, मार्च निकालना, लेटर्स ऑफ ऑपोजिशन और सपोर्ट। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? द मूवमेंट ऑब्जेक्टिव्स वर टू सेव द रिमेनिंग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द वेस्टर्न घाट में, एंड टू रिस्टोर द ग्रीनरी, रिस्टोर करना, टू डीन्यूडेड एरियाज, जो एरियाज को डीन्यूड करना ज़रूरी था।
एंड प्रमोट रैशनल यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जितने भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे उनको प्रॉपरली और रैशनली यूटिलाइज करना ज़रूरी था। अवेयरनेस, इससे हुआ क्या, द मूवमेंट रेज्ड अवेयरनेस अमंग विलेजर्स, जो वहाँ के गाँव के लोग थे ना उनमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई इकोलॉजिकल थ्रेट को लेके, पोज्ड बाय कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट ऑफ देयर टू देयर फॉरेस्ट। जो उनके फॉरेस्ट थे ना जहाँ वो रहते थे, उनके फॉरेस्ट में जो भी कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट कंटिन्यू हो रहा था, तो उसके इकोलॉजिकल थ्रेट को लेके काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आई थी एपिको मूवमेंट के बाद उस जगह कर्नाटका में। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी लॉस? बायोडाइवर्सिटी हम किस चीज़ को बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी का बेसिकली मतलब है बहुत अनेक तरह के, एग्जिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स विच टुगेदर मेक अ गुड एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। सो बायो है लेकिन डाइवर्सिटी है, राइट? अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग एनिमल जो एग्जिस्ट करते हैं। इंडिया इज द ओनर ऑफ 2.5% ऑफ वर्ल्ड्स जोग्राफिकल एरिया। 2.5% इंडिया में जोग्राफिकल एरिया है पूरी दुनिया का। 17% ऑफ ह्यूमंस हैं, 20% ऑफ लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है। इन ऑर्डर टू होल्ड द लाइफ स्टॉक एंड ह्यूमन इन द कंट्री, इंडिया को 0.47 हेक्टेयर ऑफ लैंड टू मीट द बेसिक नीड्स चाहिए, बट इट हैज़ ओनली 0.08 हेक्टेयर। सो 0.47 चाहिए बट उसके पास 0.08 है, which causes felling of forest and soil erosion. So felling of forest और soil erosion इसी का रिजल्ट है प्राइमरीली ओवर पॉपुलेशन का। So 5.3 बिलियन टन्स ऑफ सॉइल इज इरोडेड एवरी ईयर। हर साल 5.3 बिलियन टन्स जो है सॉइल का वो इरोड हो जाता है, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल कम हो जाती है उससे। एज अ रिजल्ट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लॉस ड्यू टू इरोजन ईच ईयर रेंजेस फ्रॉम 5.8 टू 8.4 मिलियन टन्स। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बनाए गए हैं टू एड्रेस द मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन इंडिया, जैसे वाटर का, एयर का, लैंड पोल्यूशन। गवर्नमेंट ने क्या किया? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया 1974 में। दिस वाज फॉलोड बाय द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स ऑल्सो। सो स्टेट्स ने अपने अपने लेवल पे अपने अपनी स्टेट में जो पोल्यूशन है उसको एड्रेस करने के लिए स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बनाए हैं। डिफरेंट फंक्शंस ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या क्या हैं? टू इन्वेस्टिगेट करना, कलेक्ट करना, डिसएमिनेट इंफॉर्मेशन। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अलग अलग पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्या क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करना, फिर उनको कलेक्ट करना, फिर डिसएमिनेट, जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन आई है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, पानी, हवा या लैंड को लेके, पोल्यूशन को लेके। स्टैंडर्ड सेट करना सीवरेज और ट्रेड एफ्लुएंट एंड एमिशंस के। टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना गवर्नमेंट्स को, किस चीज़ की? प्रमोटिंग क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स। कैसे? बाय प्रिवेंशन, बाय कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन। उनको प्रिवेंट करके, कंट्रोल करके और अबेट करके वाटर पोल्यूशन को। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर एंड टू प्रिवेंट, कंट्रोल और अबेट एयर पोल्यूशन। वाटर का पोल्यूशन कम करना, इसी तरह एयर का पोल्यूशन भी कम करना। कैसे? क्वालिटी ऑफ एयर को प्रिवेंट, कंट्रोल और अबेट करके। टू कैरी आउट एंड स्पॉन्सर इन्वेस्टिगेशन, कैरी आउट करना और स्पॉन्सर करना इन्वेस्टिगेशन को। एंड रिसर्च रिलेटिंग टू प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर एंड एयर पोल्यूशन, पानी और हवा की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, फॉर देयर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट। ऑर्गेनाइज मास अवेयरनेस प्रोग्राम्स, पोल्यूशन कंट्रोल के अलग अलग जगह पे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना जिससे लोगों को और ज़्यादा नॉलेज बने। एयर क्वालिटी को असेस करना, इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट करना ताकि वो पोल्यूशन उतना ही ड्रॉप करें। प्रिपेयर क्या करना? मैनुअल्स या कोड्स या रूल्स या गाइडलाइंस, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सीवरेज एंड ट्रेड एफ्लुएंट्स को ट्रीट करने के लिए। स्टेट बोर्ड्स थ्रू देयर डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स पीरियोडिकली इंस्पेक्ट करते हैं हर एक इंडस्ट्री को उनके जो ज्यूरिसडिक्शन में है, टू असेस द एडिक्वेसी ऑफ ट्रीटमेंट मेजर्स प्रोवाइडेड टू ट्रीट द एफ्लुएंट एंड गैसियस एमिशंस। जितने भी एफ्लुएंट और गैसियस एमिशंस हैं उनको रोकने के लिए ये ट्रीट करते हैं। स्टेट पोल्यूशन बोर्ड ऑल्सो प्रोवाइड बैकग्राउंड एयर क्वालिटी डेटा नीडेड फॉर इंडस्ट्रियल सिटिंग एंड टाउन प्लानिंग। सो जितने भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल के बोर्ड्स हैं वो क्या करते हैं? बैकग्राउंड एयर क्वालिटी चेक करते हैं फॉर इंडस्ट्रियल सिटिंग एंड टाउन प्लानिंग के लिए कितनी ज़रूरी है। सो नटशेल में इट कैन बी सेड दैट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स कलेक्ट, collate and disseminate the technical
एंड स्टैटिस्टिकल डेटा। वो इकट्ठा करते हैं। कोलेट मतलब क्या होता है? टू पुट इट टुगेदर। ठीक है, तो कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, कोलेट का मतलब एक जगह रखना, टू पुट इट टुगेदर, एंड डिसएमिनेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, स्प्रेड करना इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को, आइडियाज़ को, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। किस चीज़ की? टेक्निकल एंड स्टैटिस्टिकल डेटा को, रिलेटिंग टू वाटर पोल्यूशन को लेके। दे मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ वाटर 125 रिवर में, 125 रिवर्स इंक्लूडिंग द ट्रिब्यूटरीज, देयर वेल्स, लेक्स, पॉन्ड्स, टैंक्स, ड्रेन्स, कनाल्स, इन सब में वो पानी के लेवल को चेक करते हैं। इट कैन बी सेड दैट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स collect, disseminate technical and statistical data related to water pollution. They monitor the quality of water in 125 rivers, wells, lakes, ponds, tanks, drains and canals. ये हमने कंसेप्ट अक्सर सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, सो ग्लोबल वार्मिंग होती है ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स लोअर एटमॉस्फेयर का, नीचे वाले एटमॉस्फेयर का, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जितनी ज़्यादा, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है तब से गैसेस के कारण, जो ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं उनके कारण जो अर्थ का लोअर सरफेस का टेम्परेचर है, लोअर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, वो इंक्रीज हो रहा है, उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मोस्ट ऑफ द रिसेंट ऑब्जर्व्ड एंड प्रोजेक्टेड ग्लोबल वार्मिंग इज ह्यूमन इंड्यूस्ड। सारी की सारी जो ग्लोबल वार्मिंग है मोस्टली उसमें से ह्यूमन की इंड्यूस्ड है। इट इज़ कॉज्ड बाय मैन मेड इंक्रीजेज इन कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ह्यूमंस ने, मैन ने कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिलाई है, एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस, और बाकी की ग्रीन हाउस गैसेस मिलाई हैं थ्रू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन। सो फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन बर्न करने के कारण, एडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड सच अदर गैसेस टू द एटमॉस्फेयर विद नो अदर चेंजेस विल मेक आवर प्लैनेट सरफेस वार्मर। क्योंकि बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ऐसी बहुत सारी गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में मिक्स होती हैं, और नो अदर चेंजेस विल मेक आवर प्लैनेट सरफेस वार्मर, और इससे हमारे प्लैनेट का सरफेस और गर्म हो जाता है। एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड CH4 have increased by 31% and 149% respectively above the pre-industrial level since 1750 से के बाद इतना लेवल इंक्रीज हो गया इन गैसेस का। कॉजेज क्या ग्लोबल वार्मिंग के? इट अकर्स ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और बाकी की ऐसी गैसेस दैट हैव द कैपेसिटी टू अब्जॉर्ब द हीट को वो अब्जॉर्ब कर लेती हैं थ्रू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, दैट इज कोल and petroleum, and deforestation that increases the carbon dioxide level in the atmosphere. So deforestation से जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल एटमॉस्फेयर में और बढ़ जाते हैं। Much of the recent observed and projected global warming is human induced. जितनी भी हमने अब ऑब्जर्व की है प्रोजेक्टेड जो ग्लोबल वार्मिंग है वो लोगों की ही इंड्यूस की हुई है। Atmospheric concentration of carbon dioxide and methane have increased by 31 and 149 respectively. प्री इंडस्ट्रियल लेवल 1750 से पहले इतना इंक्रीज हो चुका है। अब इफेक्ट्स क्या हैं इसके? ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी 100 ईयर्स में द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हैज रिजन बाय 1.10 फ़ारेनहाइट और 0.60 डिग्री सेल्सियस। पोलर आइस मेल्ट हो रही है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन द सी लेवल बढ़ रहा है। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी सी लेवल हैज रिजन बाय सेवरल इंचेस, सो रिस्क ऑफ कोस्टल फ्लडिंग हैज़ इंक्रीज। जो एरिया समुंदर के पास हैं वो उनका ये सी लेवल इंक्रीज हो रहा है ना, तो इससे ये एरियाज फ्लड्स हो सकते हैं इन एरियाज में, राइट। डिसरप्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज डिपेंडेंट ऑफ स्नो बेल्ट्स। जितनी ये स्नो मेल्ट होके नीचे आ रही है उससे पीने के पानी की डिसरप्शन हो रही है। एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज, जो स्पीसीज हैं वो कम रह गई हैं, एक्सटेंट हो रही हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। मोर फ्रीक्वेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, ऐसे ऐसे तूफान आते हैं और ऐसे ऐसे टाइम पे आते हैं और बार बार आते हैं ट्रॉपिकल, राइट। इस कारण से ग्लोबल वार्मिंग के कारण से आते हैं। इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ ट्रॉपिकल डिजीजेस। ट्रॉपिकल डिजीजेस कौन सी होती हैं? ट्रॉपिकल डिजीजेस आर दोज डिजीजेस दैट आर प्रेवलेंट इन दी ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल जो रीजन्स हैं एंड आर ऑफन कॉज्ड बाय दी हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस।
ये कॉज होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण, पैरासाइट्स, एनिमल्स, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण। जो भी ये ट्रॉपिकल डिजीज़ है ना, ये ट्रॉपिकल रीजन्स अराउंड द इक्वेटर में ही पहले मिलती थी एंड आर स्पेशली जो प्रेवलेंट हैं ये पुअरर एरियाज़ में, जैसे मलेरिया, डायसेंट्री, राइट, ये सब बीमारियां यहाँ पे अवेलेबल हैं, राइट। सो इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ tropical diseases. Then is ozone depletion. Ozone depletion. The phenomenon of ozone depletion refers to the decrease in the amount of ozone in the stratosphere. स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन है, जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, बहुत कम हो गई है। हाई अमाउंट्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमाइन केमिकल्स इन द स्ट्रेटोस्फीयर कंट्रीब्यूट टू ओजोन डिप्लीशन। इन कारणों से ओजोन जो है वो डिप्लीट हो रही है। दीज केमिकल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच आर यूटिलाइज्ड एज कूलिंग एजेंट्स। एसीज में कूलिंग एजेंट्स का काम करते हैं, या रेफ्रिजरेटर्स में कूलिंग एजेंट का काम करते हैं, एज वेल एज एरोसोल प्रोपेलेंट्स। सो ओजोन डिप्लीशन इन कारणों से हो रही है। ओजोन डिप्लीशन का इफेक्ट क्या होगा? मोर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कम्स टू अर्थ। ओजोन है ना, डिप्लीट हो रही है तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्टली आएंगी अर्थ में, जिससे डैमेज टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्किन कैंसर्स इन ह्यूमन, लो प्रोडक्शन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन अफेक्टिंग एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, राइट, ये सब इसके इफेक्ट्स होंगे। इट इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जितने भी ये प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ को भी ये रोकती है, प्लांट के लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब करती है, अफेक्ट करती है नेगेटिवली। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। टेक केयर।